दिस इज द प्लाज्मा, दिस इज द सेल, नॉर्मल होस्ट सेल, राइट, एंड दिस इज द डबल मेम्ब्रेन यानी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ये, है ना। और हमारा जो वायरस है, ये वायरस एंटर कर चुका है हमारे बॉडी के अंदर, और जैसे ही वो वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर किया, है ना, एक बार हम रिपीट कर देते हैं, मान के चलो, दिस इज द पॉइंट वेयर योर वायरस एंटर्ड, राइट, एंड इट कंटेन्स dimer, RNA, then and 3 enzyme, number 1 reverse transcriptase, number 2 integrins, and number 3 protease, right? So 3 enzymes with dimer RNA is present. उसके बाद क्या होगा, ये अब डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, राइट, और हमारे पास 3 एंजाइम और 2 डाइमर है। अब यहाँ पे सो मान के चलिए, सो हियर वी हैव 3 enzymes. Now, this is the number 1 RNA strand, जिसको हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, है ना, ये टेम्पलेट है, इसके पास ही कॉम्प्लीमेंट्री जुड़ने वाला है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा स्ट्रैंड, क्योंकि ये डाइमर है तो दूसरा स्ट्रैंड है यहाँ पे, ठीक है, दूसरा स्ट्रैंड है। अब क्या होगा, हमारे पास कौन से एंजाइम है, हमने बताया था हमारे पास एंजाइम है कौन से, नंबर 1 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, 2 होते हैं, राइट, सो 2 हमारे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम है। ये दोनों के जो हाथ होते हैं वो 2-2 होते हैं, मैंने बताया था, राइट, 2-2 हाथ होते हैं, 2-2 हाथ देख लेते हैं ये अकेले, यहाँ पे एक हाथ है और दूसरा सीजर है, दूसरा ये क्या है, सीजर हमने देखा है ना, इसके 2-2 हाथ है। एक हाथ क्या है, पेस्ट है, और ये क्या करता है, यहाँ पे हमारे डीएनए का यानी इस आरएनए का, ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है ना, इसका क्या बनाता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है। और हमने कुछ ड्रग्स देखे जो इस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के बनाने को ही रोक देता है, और वो न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, फॉर एग्जांपल क्या है, ये आपका एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, तो हमारा हमने बताया था कि ये न्यूक्लियोटाइड, तो इसी टेल से ही हम क्या करते हैं, अटैच होता है, और हम इस टेल को ही रिमूव कर देते हैं, रिमूव्ड टेल को ही हम रख देते ताकि ये अब अटैचमेंट होगा ही नहीं। लेकिन मान लेते हैं कि हम लेट हो गए और हम ये डाल नहीं पाए ड्रग, और ये अटैच हो गया, और दोनों आरएनए हमारा क्या हो गया, यहाँ पे दोनों आरएनए यहाँ पे रेप्लिकेशन यहाँ पे होने के लिए तैयार है। सो ये हमारा पर्टिकुलर आरएनए डीएनए का एक स्ट्रैंड बन गया, यहाँ पे अटैच हो गया इसके साथ। अब ये जो यहाँ पे स्ट्रैंड बना है, इस स्ट्रैंड का अब ये क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे जो हमारा प्रोटीज, हमारा जो ये क्या है, ट्रांसक्रिप्टेस है, ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको क्लीव कर देगा, है ना, इसको क्या कर देगा, क्लीव कर देगा। ये सब हम लोग लास्ट क्लास में देखते थे, वही थोड़ा सा हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि आप लोग कंटिन्यूटी समझ में आए, कंटिन्यूटी के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये यहाँ पे गया काट, इसने काट दिया इसको, ठीक है, ऑलराइट। अब हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास एक स्ट्रैंड होगा डीएनए का, अब ये हो जाएगा टेम्पलेट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इसके साथ क्या जुड़ेंगे, इसके साथ जुड़ेंगे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अब ये बन गया वायरल डीएनए, यहां तक हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में देखा था, वायरल डीएनए बन गया, वायरल डीएनए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास नॉर्मल, हमारे पास क्या है, हमारे पास है नॉर्मल डीएनए, हमारे पास क्या है, हमारे पास नॉर्मल डीएनए है, ठीक है, नॉर्मल डीएनए है, ठीक है, नॉर्मल डीएनए, तो यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड है, डीएनए स्ट्रैंड है,
ये हमारा नॉर्मल डीएनए, हमने डीएनए के कुछ हिस्से को क्या कर दिया है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, स्ट्रेच, जो कॉइल्ड था हमने डीकॉइल कर दिया। क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा होगा ये बात, जेनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि हमारा जो डीएनए होता है ये रिकॉइल होता है, ठीक है, ये जो हमारा कॉइलिंग ऑफ डीएनए है इसको रिकॉइल किया जाता है, ये ऑटोमेटिकली रिकॉइल होता है फॉर रेप्लिकेशन। और मैंने जो आपको नोट्स भेजा था, है ना, जो नोट्स मैंने भेजा है आप लोगों को हैंड रिटन न्यूक्लियोटाइड का, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन एक पॉइंट है, ठीक है, कुछ कुछ स्टेप्स हैं डीएनए रेप्लिकेशन के, हमने कंप्लीट नहीं किया था इसलिए नहीं भेजा, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए हम लिख नहीं पा रहे, ठीक है, जैसे हम लिख लेंगे आपको भेज देंगे बाकी का भी, ठीक है, वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, आप लोगों को ऑलरेडी सदाब सर पढ़ा चुके हैं। तो वो डीएनए क्या होता है, डीएनए रिकॉइल होता है, उसके बाद उसमें आपको बनते हैं, और रिकॉइलिंग करने के लिए क्या होता है, रिकॉइलिंग करते करते यहाँ से जब हमारा ये एक एंजाइम, कौन है भाई, ये सुरुचि म्यूटेड, ठीक है, यहाँ पे जब रिकॉइलिंग होता है तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है जो कि इसको क्या करता है, रिकॉइल करता है ना, उस एंजाइम का नाम भी आपको पता होगा क्या है। लेकिन उस वक्त जब करते करते ये सुपर कॉइल हो जाता है, हमारा जो डीएनए का जो कॉइल्ड रीजन है ये सुपर कॉइल, यानी और ज्यादा इसमें कॉइलिंग हो जाती है। जैसे एक रस्सी है, रस्सी में 3 धागा लपटा हुआ है, तीन तीन तरह के कॉइलिंग किए गए हैं, 3 अलग अलग रस्सी से या 2 अलग अलग रस्सी से मिलाकर जोड़कर कॉइलिंग किया गया है। हम ऊपर से दोनों रस्सी को खींचेंगे तो नीचे का क्या होगा, टाइट होगा, और ज्यादा कॉइलिंग होगा। सिमिलरली जब हम सेपरेट करते हैं तो यहाँ पे सुपर कॉइल होता है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं, ये है आपका वायर है ना, वायर है, मान के चलते हैं कि डीएनए है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको इस तरह से जब सुपर कॉइल करते हैं तो ये तो क्योंकि प्लास्टिक है और ये नीचे कोई यहाँ पे अटैच नहीं है, यानी नीचे फ्री एंड है, इसीलिए ये अलग अलग हो जा रहा है। लेकिन क्या होता है, जब यहाँ पे रेप्लिकेशन होता है तो यहाँ पे और ज्यादा टाइट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सुपर कॉइलिंग, ठीक है, और ज्यादा हाईली कॉइल्ड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सुपर कॉइलिंग। और उसको रिमूव करने के लिए भी एक एंजाइम वहां पे आता है, ठीक है, रिमूव करने के लिए भी क्या आता है, एक एंजाइम आता है जिसको रिमूव करता है, और वो चीजें हम आप लोगों को बताए हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या होता है, जो अनवाइंडिंग होता है रिप्लिकेशन के लिए, अनवाइंडिंग यहाँ पे होता है ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, और उसके बाद यहाँ पे आकर हमारे एंजाइम आते हैं जो कि ये हमारा वायरस लेकर आ रहा है, और उस एंजाइम का नाम है इंटेग्रिन। उस एंजाइम का नाम क्या है, इंटेग्रिन। जिसके पास 3 डोमेन है, जिसके पास कितने डोमेन है, 3 डोमेन है, इसके पास कितने डोमेन है, 3 डोमेन है। इस डोमेन का क्या फंक्शन है, तो एक फंक्शन, इसका नाम है इंटेग्रिन, हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड सो कॉल्ड इंटेग्रिन। इसके पास 3 डोमेन है, डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3, 3 डोमेन है यहाँ पे। ये क्या करता है ये डोमेन एक्चुअली, तो पहले तो इसको क्लीव करेगा, ठीक है, इसको क्या करेगा, क्लीव करेगा, यानी ये जो हमारा नॉर्मल डीएनए है, डीएनए स्ट्रैंड, इसको क्लीव करेगा, तोड़ देगा। फिर क्या करेगा, इसके जगह पर हमारे जो यहाँ पे वायरल डीएनए बने हैं, वायरल डीएनए, ये वायरल डीएनए यहाँ पे लाकर अटैच कर देगा, यहाँ पर लाकर क्या कर देगा, वायरल डीएनए को अटैच कर देगा। यहाँ पे आकर क्या हो गया, वायरल डीएनए अटैच हो गया। समझ में आ रहा है, ये डीएनए अब यहाँ हमारे होस्ट के डीएनए के साथ अटैच हो गया, ठीक है, ये डीएनए क्या हुआ, होस्ट के डीएनए के साथ आकर अटैच हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, ये इंटीग्रिन का काम होता है, ये 2 हमारे डोमेन है, गम वाले हैं, पेस्ट करने के लिए और एक काटने के लिए, तो 3 डोमेन यहाँ पे इंटीग्रिन के पास है। हमारे आपके नीट के क्वेश्चन में या एम्स के क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कभी भी कि कौन से एंजाइम के कितने डोमेन होते हैं, लेकिन
ये जरूर पूछेगा कि वो एंजाइम करता क्या है। तो ये एंजाइम क्या करता है, हमारे डीएनए स्ट्रैंड को हटाकर उसके जगह पे वायरल डीएनए, नॉर्मल जो डीएनए है उसके जगह पर वायरल डीएनए को अटैच कर देता है। क्या कर देता है, वायरल डीएनए को अटैच कर देता है। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, और यही है काम इंटीग्रीन का, है ना। जो जोड़ने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा, दो तरह के प्रोसेस आपने पढ़े होंगे, एक डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन। आपने फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में भी आपको इंटीग्रेट करना, डिफरेंशिएट करना, ये सब चीजें आता है ना। आपको डाई इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलराइजेशन में शायद नहीं, टॉर्क निकालना है, कॉस थीटा साइन थीटा, आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, राइट। तो सिमिलरली हमारे हमारे इंटीग्रिन यहाँ पे भी वही काम है। इंटीग्रिन का मतलब होता है जोड़ना। सो वायरल डीएनए को जोड़ देता है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। after the for attachment of viral DNA in the normal host DNA, this DNA starts replicating, है ना, and it starts producing what? It starts producing transcriptional factor, or we can say, okay, before that, let me tell you, we have few sets of genes, few set of genes. हमारे HIV 1 and 2 अलग अलग होते हैं। अलग अलग HIV में अलग अलग नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अलग अलग नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ में 8 होते हैं, कुछ में 9 होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। चलो, क्या है कि हमारे जो ये डीएनए स्ट्रैंड है, इसमें कुछ 3 सेट ऑफ जीन्स हम बताने वाले हैं अभी, 3 सेट ऑफ जीन्स, ठीक है। एक है एक सेट, 2 सेट, 3 सेट, ठीक है, 3 सेट ऑफ जीन। एक सेट जो है जिसको हम कहेंगे ईएनवी जीन। ऐसा तो और भी जीन्स होंगे, लेकिन हम 3 बेसिक जीन्स के बारे में बता रहे हैं। क्या होगा, ईएनवी जीन, ठीक है। दूसरा है गैग जीन, दूसरा है गैग जीन, और तीसरा है पोल जीन। तीसरा है पोल जीन। समझ में आ रहा है। हमारे पास 3 तरह के जीन्स हैं, एक है एएनवी जीन, दूसरा है गैग जीन, और तीसरा है पोल जीन। अलग अलग जीन्स यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। अलग अलग जीन्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे जो हमारे ईएनवी जीन है, ये क्या करते हैं, ये ईएनवी जीन, ईएनवी यानी एनवेलप। ईएनवी का मतलब क्या है, ईएनवी यानी एनवेलप। सो ये हमारे ईएनवी जीन क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है हमारा क्या है? ये एंजाइम्स को बनाने में मदद करेगा।
एंजाइम्स बनाने में मदद करेगा। तो अलग अलग जीन का अलग अलग काम होता है, अलग अलग जीन का क्या होता है, अलग अलग काम होता है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो यहाँ पे तो ये जीन्स हैं जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अलग अलग चीजें यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, अलग अलग चीज बना रहे हैं। तो पहले क्या होगा, इस डीएनए से एमआरएनए बनेगा, डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए। तो एमआरएनए के पास क्या होते हैं, एक हेड होते हैं, और हेड में क्या होता है, हेड में कौन सा अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, आप लोग मुझे बताइएगा। टेल में क्या होता है, क्या होता है, इतना डिटेल मुझे नहीं लगता है कि आपके किसी यूट्यूब चैनल के वीडियो पे आपको कोई बताएगा, ठीक है, या अन अकेडमी, एनीवेज बता सकता है, हो सकता है, बट एनी हम बता रहे हैं आपको कि ये पर्टिकुलर एमआरएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये जो डीएनए यहाँ पे बना है ये वायरल डीएनए है, और जो एमआरएनए यहाँ पे बना है ये भी वायरल एमआरएनए है। क्या है, वायरल एमआरएनए है। नाउ स्टार्टिंग में क्या होगा मुझे बताइए। ये बोर्ड क्लियर हो जाए ना तो मुझे बता दे। बोर्ड ब्लर है तो कैसे पढ़ा सकते। ऑलराइट, क्लियर है बोर्ड अब? ओके, तो ये एमआरएनए, सो हम बता ही देते हैं, आपके वेट नहीं करेंगे। टेल कौन सा होता है, पॉली ए टेल, हमने ऑलरेडी बताया था क्या होते हैं पॉली ए टेल। तो हेड क्या होते हैं, हेड, ठीक है, बताइए। हमारे पास क्या होते हैं कि अलग अलग जीन हैं, ये अलग अलग जीन क्या करते हैं, हमारे अलग अलग मटेरियल को प्रोवाइड या बनाते हैं। यहाँ पे दो तरह के एमआरएनए बनते हैं, एक नॉर्मल जीनोमिक एमआरएनए, दूसरा एमआरएनए बनेगा हमारा फंक्शनल या प्रोटीन बनाने वाला एमआरएनए। सो दो तरह के एमआरएनए यहाँ पे बनते हैं, है ना। एक एमआरएनए वो है जो स्ट्रक्चर बनाएगा, राइट, तो यहाँ पे दो तरह के एमआरएनए यहाँ से बन के निकल रहे हैं, एक एमआरएनए जो स्ट्रक्चर बनाएगा, और दूसरा एमआरएनए, एमआरएनए ऐसा होता है जो जिसमें जीन्स होंगे और वो चला जाएगा आपको स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में, स्ट्रक्चर के अंदर एंटर कर जाएगा, और दूसरा होगा जो बाकी सारे स्ट्रक्चर को बनाने में यहाँ पे मदद करेगा। ठीक है, तो दो तरह के एमआरएनए यहाँ पे आए। तो ये हमारे जो एमआरएनए है, ठीक है, ये एमआरएनए क्या हुए, ये एमआरएनए प्रोटीन में बने। गिटार बज रहा है क्यों? मैं तो गिटार नहीं बजा रहा हूँ, मुझे बजाना भी नहीं आता है। वॉइस लैग कर रहा है? अभी भी लैग कर रहा है?
2 मिनट रुक जाइए, ठीक है, अपने आप ठीक हो जाएगा। हम तो वाईफाई, हाई स्पीड वाईफाई से कनेक्ट किए अभी, इसके पहले भी हम अपने डेटा से कर रहे थे, मोबाइल डेटा से। 2 मिनट बस रुक जाते हैं, 2 मिनट में अपने आप ठीक हो जाएगा। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी अभी लैग कर रहा है गाना सुनते वक्त। कैसी है पहेली, हाय। लैग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो। हाँ कर रहा है। ए भगवान, अब हम क्या करें, कहाँ जाके सर फोड़े। नहीं कर रहा है ना, हाँ तो नहीं, अब ठीक है, बट वीडियो पॉज है, मैंने वीडियो पॉज करके रखा है। चलो, आप पता नहीं किस मूवी का सॉन्ग है ये, मुझे बस तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गा रहा था जेठालाल, तो कुछ दिन पहले का एपिसोड, तो हमें याद आ गया हमें। अच्छा, ठीक ठीक। ओ अच्छी बात है, अच्छी बात है, आनंद। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कैसे बताए कि तुझे को चाहे यारा, बता ना पाए। ये क्या है, जीन है, ईएनवी जीन। ईएनवी जीन बहुत अच्छी मूवी है। फुर्सतें कहाँ है भाई, आप लोगों से फुर्सत मिलता है, कभी ये क्लास कभी वो क्लास। देखेंगे, देखते हैं, आज आज ही देख लेते, चलो। ईएनवी जीन क्या होता है, हमारा जो ईएनवी जीन है ये कुछ हमारा एनवेलप प्रोटीन बनाता है, एनवेलप प्रोटीन। ये क्या करता है, ये कुछ और प्रोटीन बनाता है, हमारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन, यानी कैप्सिड का और बाकी सारी चीजें। होल जीन भी बाकी हमारे एंजाइम्स और आरएनए वगैरह सब बनाता है, एंजाइम्स वगैरह बनाता है। तो ये अलग अलग जीन्स, और इसमें इतना ही नहीं होता है, और भी कई सारे सेट ऑफ जीन्स होते हैं जो रेप्लिकेशन को रोकने में मदद करते हैं। ये जो वायरल डीएनए है, रेप्लिकेशन को रोक देता है, कुछ अटैचमेंट को रोक देता है, हमारे क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, अलग अलग छोटी 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 जीन्स होती है, जो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स को प्रमोट करता है यहाँ पे, जो कि वायरल डीएनए है, और वो वायरल इफेक्ट यहाँ पे दिखाना शुरू करता है। ठीक है, अलग अलग जीन्स, वो सारे जीन्स के बारे में अंडरस्टैंड करने की पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अगर आप लोग कहिएगा तो हम किसी और दिन फ्री टाइम देखकर हम आपको बता देंगे अलग अलग जीन्स का, बट जरूरी नहीं है, फिर से बता रहे हैं, नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो क्या होता है, ये हमारे एमआरएनए बनाते हैं, और ये एमआरएनए से ही ये क्या होगा, अल्टीमेटली ट्रांसलेट होगा और क्या बनाएगा, वायरल प्रोटीन बनाएगा, वायरल प्रोटीन। सो बाकी सारे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, हमारे आउटसाइड कैप्सिड बन गया, कैप्सिड बन गया, हमारा डाइमर आरएनए बन गया, उसके बाद क्या बन गया हमारा, 3 तरह का एंजाइम, उसके बाद एक और मेम्ब्रेन। फिर ये जैसे ही ये बन जाता है, ठीक है, जैसे ही ये बनता है, ये क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे माइग्रेट होने लगते हैं, और ये वॉल के पास जाते हैं। ठीक है, माइग्रेट होकर वॉल के पास जाते हैं। यहाँ पे हमारे, यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे इस पर्टिकुलर जो हमारा क्या है, हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स के पास रिसेप्टर मॉलिक्यूल होते हैं, है ना, हमारे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पे रिसेप्टर मॉलिक्यूल होते हैं। कौन से रिसेप्टर, एमएचसी क्लास 1 रिसेप्टर, तो एमएचसी क्लास 1 रिसेप्टर होंगे। उसके बाद कुछ और रिसेप्टर होंगे यहाँ पे हमारे सेल सरफेस पर। तो ये जब निकलता है तो साथ साथ वो रिसेप्टर के साथ भी निकल जाता है, रिसेप्टर के साथ ही निकल जाता है। और जब एक बार रिसेप्टर के साथ निकल गया तो हमारे नॉर्मल सेल के रिसेप्टर उस पे होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये अब कोई भी सेल इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, कोई मैक्रोफेज सेल्स, हमारे कोई भी सेल्स इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये भी होता है। तो ये धीरे धीरे माइग्रेट करता है, और माइग्रेट करके कहाँ जाता है, माइग्रेट करके जाता है इस मेम्ब्रेन के साथ, मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होता है,
और इसका आउटर कवरिंग इसके ऊपर चढ़ जाता है, और जब बाहर निकलता है तो क्या होता है, हमारे पास मिलते हैं, हमारे पास बनते हैं हमारे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। उसके बाद आपको बनेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स प्रोटीन, और फिर कैप्सिड, इनर कैप्सिड, और फिर आरएनए, और फिर हमारा 3 एंजाइम। ठीक है, और ग्लाइको और हमारे ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और बन गए एक नया एचआईवी, और ये बाहर निकल गए। अब ये जाकर दूसरे सेल को इन्फेक्ट करेंगे और सेम साइकिल रिपीट होगा। सेम साइकिल क्या होगा, रिपीट होगा। क्लियर है? अब क्लियर है? पक्का सबको क्लियर है? बोलो, सबको क्लियर है? अच्छा, पक्का, ऑल क्लियर? नहीं, इसका मतलब है कि आप लोगों ने ध्यान से लेक्चर को सुना नहीं। हमारे पास 3 एंजाइम है यहां। कौन कौन सा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, इंटेग्रिन, प्रोटीएस। मुझे बताइए क्या प्रोटीएस कहीं दिख रहा है आपको? प्रोटीएस कहां गया? प्रोटीएस, वेयर इज दिस प्रोटीएस? टेल मी। बोलिए, कहां गया प्रोटीएस? पढ़ा ही नहीं प्रोटीएस, और किसी ने क्वेश्चन भी नहीं पूछा कि सर प्रोटीएस एंजाइम के बारे में वो क्या करता है, यहाँ पे उसका क्या रोल है? किसी ने पूछा? नहीं पूछा। चलो, मुझे नहीं लगता है कोई पूछेगा अभी, हम ही बता देते हैं, है ना। अब ये जो हमारा प्रोटीएस, देखिए एमआरएनए बन गया। एमआरएनए क्या बनाएगा? एमआरएनए बनाएगा प्रोटीन। ठीक है, वायरल प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे बन गया वायरल प्रोटीन, बहुत सारे वायरल प्रोटीन बन गए। ठीक है, नहीं, कुछ एक्स्ट्रा रोल नहीं प्ले करता है। ये क्या है, ये हमारे वायरल प्रोटीन यहाँ पे बन के तैयार है, और इसी वायरल प्रोटीन को वो क्लीव करने का काम करता है। ठीक है, जैसे एमआरएनए बन गए, एमआरएनए के बाद बने हमारे वायरल प्रोटीन, और इसी वायरल प्रोटीन को क्या करता है, क्लीव करने का काम करता है। सो इसके पास क्या है? इसके पास है कैंची। इसके पास है कैंची, और इस कैंची से करता क्या है, इस कैंची से ये इसको क्लीव करके अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करके अलग अलग प्रोटीन यहाँ पे अटैच कर देता है, फॉर्म कर देता है। सो प्रोटीएस का काम यहाँ पे क्या होगा? प्रोटीएस प्रोटीन को, वायरल प्रोटीन को क्लीव करना, दैट्स ऑल। हाँ, यही न्यू बनता है, ऑफ कोर्स। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द रेप्लिकेशन साइकिल ऑफ एचआईवी इज। एंड नाउ ये मत समझना कि ये सब कुछ हमने एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा बता दिया है, कुछ नहीं। ये आपके सिलेबस में है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। अगर किसी रेफरेंस बुक्स में देखोगे तो ये साइकिल आपको एक डायग्राम के फॉर्म में दिया होगा, दिनेश में दिया है, किसी और रेफरेंस बुक्स में भी आप लोग देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली, ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में है। ठीक है, इसीलिए हमने ये बताया। और ध्यान से सुनिए, ये जो डायग्राम है, कभी कभी इसी डायग्राम से भी कुछ क्वेश्चंस भी आने लगते हैं, रेप्लिकेशन साइकिल से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, चलो हम बताते थोड़ा सा ड्रग के बारे में, थोड़ा सा ड्रग्स के बारे में। क्या है ड्रग्स? तो यहाँ पे क्या है, अब मान लीजिए हमने बताया था कि 2 ऐसे ड्रग हैं, जो एक ड्रग इस डीएनए को क्या करता है, बाइंडिंग से, डीएनए के बाइंडिंग को रोकता है। दूसरी चीज, हाँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटीग्रीन है ना, यहाँ पे क्या है, इंटीग्रीन है। अगर ये डीएनए बन गया और वो डीएनए हमारे होस्ट डीएनए के साथ अटैच ही नहीं हुआ, तो क्या ये दूसरा प्रोटीन, दूसरा यहाँ पे एचआईवी वायरस बन पाएगा? बोलो हाँ या ना।
बोलो हाँ या नो। बोलो हाँ या ना, चैट बॉक्स में डालो। अगर अगर हमारा वायरल डीएनए जो बना है, वो वायरल डीएनए अगर हमारे होस्ट के डीएनए में, नॉर्मल डीएनए में अटैच नहीं होता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारा नया एचआईवी वायरस बन जाए? संभवतः नहीं बन पाएगा। एग्जैक्टली क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि होस्ट के साथ अटैच ही नहीं हुआ, ना ही वो एमआरएनए बनाएगा और ना ही वो पर्टिकुलर प्रोटीन बना पाएगा। सो प्रोटीन वहां पे वो बना ही नहीं पाएगा। जब प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो कोई भी, यानी एमआरएनए नहीं है तो डीएनए अटैच नहीं है, एमआरएनए नहीं है, एमआरएनए तो प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन नहीं है तो नेक्स्ट नहीं है। हाँ, और जो इसमें ड्रग यूज होता है यही करता है, इसको बाइंडिंग से रोक देता है, यानी ये अगेन अटैचमेंट इनहिबिटर। हाँ, यहाँ पे लेयर नहीं बना लेती है, इसको ब्लॉक कर देता है। क्या कर देता है? इसके जो माउथ है, डोमेन का जो एक्टिव साइट है, जो जहाँ के जाकर, क्या डोमेन क्या होते हैं? पर्टिकुलरली एक्टिव साइट होते हैं। मान लो मान लो कि ये, मान लो ये हमारे, ये हमारा कोई एक एंजाइम है, यहाँ पे आकर कुछ मॉलिक्यूल कन्वर्ट होने वाले हैं इसके थ्रू एंटर करके। ठीक है, यहाँ पे एंटर करेंगे तो कन्वर्ट होकर कुछ अलग मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहे हैं। अब क्या होगा? क्योंकि अब ये क्या है, क्योंकि यहीं पे आकर अटैच हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे एक्टिव साइट, है ना? या कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो यहाँ पे आकर अटैच होते ही, यहाँ पे आकर अटैच होते ही इस मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर देते हैं और ये प्रोटीन रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करने लगता है ना? हमने पढ़ा था। यस, एंजाइम सबस्ट्रेट वाला कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये सबस्ट्रेट यहाँ पर अटैच हुआ, क्या होता है कि अगर मान के चलिए कि ये एक्टिव साइट है जिसके साथ ये अटैच होने वाला है, हम क्या करते हैं, हम इस एक्टिव साइट को ही क्या कर देंगे? एक्टिव साइट को ही ब्लॉक कर देंगे। जब इस एक्टिव साइट को कंप्लीटली जाकर ब्लॉक कर देंगे, तो हमारा जो बाहर से आने वाला जो मॉलिक्यूल है जो इसके साथ अटैच होने वाला है, क्या ये अटैच हो पाएगा? यहाँ पे नहीं अटैच हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्लॉक्ड है। तो ये ऐसे हम क्या करते हैं, ब्लॉक करने वाले होते हैं, जो कि ये इनहिबिटर्स होते हैं और ये अटैचमेंट इनहिबिटर होते हैं, यानी कोई भी चीज यहाँ पे अटैच होकर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस ना करे तो उस पर्टिकुलर एरिया को ब्लॉक कर देते हैं, इनहिबिटर्स होते हैं। सिमिलरली हमारे रिसेप्टर जो होते हैं, ठीक है, रिसेप्टर्स, सो मान के चलिए कि ये कुछ रिसेप्टर है, ये क्या है? कुछ रिसेप्टर है, ठीक है, कुछ रिसेप्टर है। इसके साथ ये कुछ रिसेप्टर है, इसके साथ क्या होने वाला? आकर अटैच होने वाला है, कोई कोई मॉलिक्यूल आकर इसके साथ अटैच होने वाला है। ठीक है, कोई मॉलिक्यूल आकर अटैच होने, तो हम क्या करेंगे? इसको अटैच होने से रोकना है। अब हम यहाँ पे इस एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देंगे, इस एक्टिव साइट को क्या कर देंगे? ब्लॉक कर देंगे, जिससे आकर ये अटैच नहीं हो पाएगा और ना ही अंदर में कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो पाएगा। तो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। ऐसे भी होते हैं, नॉर्मली जनरली ऐसे एंजाइम को ब्लॉक करने का काम करता है। यहाँ पे ये जो हमारे इंटेग्रिन्स हैं, चाहे वो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं? इस पर्टिकुलर डोमेन के एरिया, डोमेन को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे वो क्या नहीं कर पाता है? आगे कोई अटैचमेंट यहाँ पे नहीं कर पाता है। तो कह सकते हैं कि हमारा जो गम है, गम की बोतल को ढक्कन लगा देते हैं, या उसको हम रुई डाल के उसको ब्लॉक कर देते हैं, ढक्कन है ही नहीं, सिर्फ गिरता रह रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे? सील कर देंगे, है ना? उसको गरम गरम करके थोड़ा सा दबा देंगे, सील हो जाएगा। ठीक है, तो हम सील कर देंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी उसको हम ब्लॉक कर देंगे। तो कुछ ऐसे हमारे पास ड्रग्स हैं, कुछ ऐसे हमारे पास ड्रग्स हैं जो क्या करते हैं, जो इसको पर्टिकुलरली सील कर देते हैं, और सील करने की वजह से ये अटैचमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ड्रग्स है, अगर बाई चांस यहाँ पे अटैचमेंट हो भी गया, ठीक है, यहाँ पे अटैचमेंट हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं? एमआरएनए प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे एमआरएनए के बाद प्रोटीन प्रोड्यूस होगा। हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ ऐसे ड्रग्स पे काम चल रहा है जो इसके हमारे बाहर निकल रहा है, ये जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ
ये प्रोटीज यहाँ पे क्लीव कर रहा है, इस एंजाइम पे कोई काम करे, पर्टिकुलरली इस एंजाइम पे कोई काम करे ताकि ये यहाँ पे प्रोटीन क्लीवेज ना हो। तो ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं जो काम चल रहे हैं इस पे, इस प्रोटीन के एंजाइम पे। कुछ ऐसे ड्रग है जो जिस पे काम चल रहा है जो कि हमारे क्या इस पर्टिकुलरली बाइंडिंग हो जाने के बावजूद हमारा HIV वायरस बन के बाहर नहीं निकल पाए, उस पे काम कर रहा है। ठीक है, उस पे काम चल रहा है कि ऐसे कुछ ड्रग्स को बनाया जाए जिससे ये प्रोसेस को हम लोग रोक सके। क्लियर है, समझ में आ गया? दिस इज द रेप्लिकेशन ऑफ HIV, दिस इज द रेप्लिकेशन ऑफ HIV, दिस इज हाउ न्यू HIV इज क्रिएटेड। और आपको पता ये भी चल गया होगा कि वैक्सीन क्यों नहीं बन रहा है। आपको पता चला कि वैक्सीन क्यों नहीं बन रहा है? ये क्वेश्चन मेरा आपसे है कि वैक्सीन क्यों नहीं बन पा रहा है। ठीक है, और दूसरी बात, ये हमारा हमारा जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, हमने कहा था कि खुद का फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ले लेता है, होस्ट का फॉस्फोलिपिड बाइलेयर चुरा लेता है। कैसे चुराता है वो भी हमने देखा। जब ये एक्सोसाइटोसिस होने वाला होता है तो इसके साथ ये बाइंड हो जाता है और इसका जो कवर है या आउटर कवर में ले लेता है। हमने देखा, यस और नो? तो सेम चीज यहाँ पे होता है। ठीक है, तो दो चीजें हम लोगों ने देखा, कैसे होस्ट सेल का फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हर्ष, अब ये डिपेंड करता है कौन सा कौन सा ग्रुप ऑफ ड्रग हम ले रहे हैं और उसके मोड ऑफ एक्शन से। इतना डिटेल मोड ऑफ एक्शन मुझे नहीं पता है। ठीक है, सब ड्रग बायोकेमिस्ट्री हमने अभी इतना डिटेल में इसका स्टडी नहीं किया है। ठीक है, लेकिन वो ड्रग पे डिपेंडेंसी, ड्रग का जो मोड ऑफ एक्शन होता है, कितना देर तक ये काम करेगा, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा ड्रग कितने देर तक बाइंडिंग कर रहा है। ठीक है, एक बार अगर हम किसी चीज को बाइंड कर दिए तो उसका कुछ टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो बाइंडिंग वहां पे छूट जाता है। लेकिन ऐसे आपको जब तक हमारा वायरस हमारे बॉडी में है, कुछ ड्रग्स के जो टाइम पीरियड होते हैं, कुछ साल होते हैं, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ साल भी होते हैं। तो ये ड्रग पे डिपेंड करता है कि कौन सा ड्रग हम लोग ले रहे हैं और उसका जो एक्शन टाइम है, एक्शन पीरियड है, वो कितने देर तक का है। जैसे हम लोग नॉर्मल जो दवा लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल दवा लेते हैं, तो जैसे हम नोजिया वॉमिटिंग का दवा लेते हैं, ठीक है, जैसे हमें उल्टी जैसा फील होगा लेकिन उल्टी नहीं होगा, उसको हम कहते हैं नोजिया। तो नोजिया का हम लोग ड्रग लेते हैं। जब नोजिया का ड्रग लेते हैं तो हमारे ब्रेन में, ठीक है, वो ड्रग क्या करता है, हमारे ब्रेन में एक पॉइंट होता है, एक सेंटर होता है, नोजिया वॉमिटिंग सेंटर। ठीक है, NV साइट, क्या होता है, NV साइट। ये नोजिया और वॉमिटिंग के लिए उपयुक्त होता है, मतलब यही ट्रिगर होता है, एक्टिवेट हो जाता है, जिसके वजह से नोजिया एंड वॉमिटिंग होता है। अब हम क्या करेंगे, इस साइट को ऐसे हम ड्रग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे हम उल्टी का दवा लेते हैं या उल्टी जैसा फील होता है तो नोजिया का दवा लेते हैं, तो ऐसे हम दवा लेंगे जो इस साइट पे जो रिसेप्टर है, जहां से मॉलिक्यूल बाइंड होने के बाद नोजिया एंड वॉमिटिंग हो रहा है, उस पर्टिकुलर साइट पे क्या होगा, जाकर ब्लॉक कर देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह में दवा लेते हैं, फिर शाम में भी दवा लेते हैं। ठीक है, जब उल्टी जैसा फील होता है तब हम दवा लेते हैं, तो उसका उतना ही टाइम पीरियड है। हम क्या करते हैं, कुछ हम दवा लेते हैं, जैसे पैरासिटामोल 500 mg ले लिया। आप लोग का उम्र होगा मे बी 15 होगा, आप लोगों का उम्र अराउंड 15 होगा, तो 15 साल की उम्र में 300 mg दिया जाता है, 325 mg, और वो 3 टाइम लेने के लिए बोला जाता है। ठीक है, 325 mg 3 टाइम लेने के लिए कहा जाता है पैरासिटामोल। तो 325 mg का जो पैरासिटामोल आता है, जो 3 टाइम आप लोग लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि उसका जो एक्शन है, ठीक है, उसका जो एक्शन है, वो एक्शन कितना देर के लिए होगा। सही पकड़ी है, सही पकड़ी है। ठीक है, एग्जैक्टली सही है। ठीक है, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा, वहीं से आपको ये कंट्रोल होते हैं। चलो, तो मेजर मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। ठीक है, मेजर मेडुला ऑब्लंगेटा होता है नोजिया वॉमिटिंग। यस, तो क्या है, क्या आप बोल रहे थे, दवा। सो 325 mg, यानी वो इतना ही होता है कि 4 से 6 घंटा तक ही उसका एक्शन हो। ठीक, उससे ज्यादा उसका एक्शन नहीं होता, फिर दोबारा हमें लेना पड़ता है। तो हर ड्रग का अलग अलग टाइम होता है कि ये कितना देर तक, कितना देर तक सस्टेन कर सकता है, या ऑफ कोर्स। ठीक है, कितना देर तक सस्टेन कर सकता है, ये डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? ओके,
तो वो ड्रग, अलग अलग ड्रग्स हैं, अभी पूरा रिसर्च इस पे नहीं आया है, पूरा रिसर्च अभी पब्लिश नहीं हुआ है, इसलिए मुझे भी नहीं पता इसके बारे में उतना ज्यादा जानकारी, ठीक है। लेकिन हम पढ़ते रहते, रिसर्च पेपर जो आते रहते हैं हम पढ़ते रहते, तो जिस दिन मुझे पता चलेगा डेफिनेटली हर्ष हम आपको बता दें, ठीक है। चलो और हो सकता है कि कुछ आ गए हो किसी, लेकिन मुझे नहीं पता हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी वो सब चीजें जरूरत है भी नहीं। एनीवेज, तो ये था आपका रेप्लिकेशन। अब मेरा एकमात्र क्वेश्चन है, प्लीज उस क्वेश्चन का आंसर सब लोग दे दें ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप लोगों को समझ में आ गया है। क्या करना आप लोगों को खुद पता है। पहला पहला काम तो ये करना है कि पार्टिसिपेशन में जाके आपको टिक लगा देना है ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, ओके, सबको समझ में आ गया। नाउ जिसके पास टिक का ऑप्शन नहीं आ रहा वो थम्स अप दे सकता है, ठीक है, या जो भी करना है प्रोसीजर। वो अरुणिशा के पास आ गया, वेरी गुड। ओके, उसके बाद अब हमारा असली क्वेश्चन यहाँ सामने हम देते हैं आपको कि वैक्सीन का प्रोडक्शन एचआईवी वायरस में क्यों नहीं हो पाया है, ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है, सर कभी कभी डिसअपियर हो जाता है, ओ हो सकता है, आई डोंट नो अबाउट दिस जूम एंड ऑल दिस, ठीक है। पहला क्वेश्चन था कि वैक्सीन क्यों नहीं बन पाया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये एचआईवी डेंजरस क्यों है, ठीक है, एचआईवी डेंजरस क्यों है, इसमें किस टाइप ऑफ ड्रग का इस्तेमाल किया जाएगा, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीबायोटिक, किस तरह का ड्रग का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा, और वो दो क्वेश्चन का आंसर अपने अपने चैट बॉक्स में आप मुझे डाल दीजिए, हम यहाँ पे देख रहे हैं। दिलबर का आंसर आ गया है दूसरे क्वेश्चन का, वेरी गुड दिलबर, बिल्कुल सही। स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। Yes, of course. It will change his phase after each replication. Of course, you are right. And वो phase हम क्या कह सकते हैं? हम phase को हम कहेंगे hyper variable region of GP120. ठीक है? क्या कहेंगे? Hyper variable region या फिर active site या फिर binding site of GP120. और इसीलिए GP120 इंपॉर्टेंट है अटैचमेंट के लिए। और वहां पे हमने देखा, ठीक है, हमने क्या देखा, एक ड्रग देखा जो उसको ब्लॉक करता है और उसको हम कहते थे कहे अटैचमेंट इनहिबिटर। ऑलराइट, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर इंसान से पूछेंगे, वो अपना माइक अनम्यूट करेगा और आंसर देगा, ठीक है। चलो, तो पहला जो पॉइंट है
Anurisha, there is no vaccine for HIV yet because the virus mutate quickly. Okay, mutates quickly. ठीक है, मैंने और कुछ बताया था। अच्छा चलो, और निशा बताओ कि इस म्यूटेशन का असर किस पे पड़ता है, वायरस के किस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे इसका असर पड़ता है म्यूटेशन का? हमारे सेल्स, और सर ये खुद को हाइड कर लेता है हमारे सेल्स के बीच में। ओके, सही है। ओ दैट इज योर कैंसर सेल, ठीक है, नॉट HIV, बट यस ऑफ कोर्स ये हमारे HIV, हमारे जो नॉर्मल सेल है उसके जैसा स्ट्रक्चर ये फॉस्फोलिपिड बना लेता है, तो हमारे सेल जैसा ये दिखने लगता है। ये भी सही है, यहाँ पे भी सही हो सकता है। ठीक है, ठीक है, चलो इसके आगे कोई बता नहीं पा रहा है, एनीवेज हम लोग छोड़ देते हैं इसको, है ना। आप लोग जो स्मार्ट स्मार्ट हैं वो लोगों ने बता दिया आंसर, बाकी कोई बता नहीं रहा। अब हम यहाँ पे देखेंगे डायग्नोसिस। क्या देखेंगे? डायग्नोसिस। HIV का डायग्नोसिस कैसे होता है? आंसर, आंसर वही था ना भाई, GP120, यानी म्यूटेशन होता है। निशा ने बिल्कुल सही कहा, म्यूटेशन की वजह से, क्योंकि रेप्लिकेशन होता रहता है, बार बार रेप्लिकेशन होगा, जल्दी जल्दी म्यूटेशन हो रहा है, और उसके वजह से, पर्टिकुलरली रेप्लिकेशन की वजह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन वो बना रहा है। म्यूटेशन हम पूरा तरह से म्यूटेशन नहीं बोल सकते, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन उसमें हाइपर म्यूटेशन हो रहा है, यानी रेप्लिकेशन बार बार हो रहा है, जिसके वजह से वो अपना प्रोटीन चेंज करता रह रहा है। GP120 का जो वो हाइपर वेरिएबल रीजन है, यानी मान के चलिए कि हमने ये बनाया था GP120, है ना, ये GP120 बनाया था, और हमने कहा था कि एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जहां से ये रिसेप्टर का रिसेप्टर अटैक, इसको हमने कहा एक्टिव, तो हमने कहा हाइपर वेरिएबल रीजन, या प्रोटीन हमने इसका एंटीजन कहा, है ना। तो ये इस वायरस पे हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, और इस तरह के अमीनो एसिड के सीक्वेंस को हमने, अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है, के सीक्वेंस को हमने पढ़ा। ये जो दूसरा वायरस बना, कुछ और अमीनो एसिड का, उसमें कुछ और अमीनो सीक्वेंस, हमने इसको स्टडी देखा कि ये ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ये ग्लाइको कुछ और यहाँ पे बना, ठीक है, जैसे इस वजह से, क्योंकि अलग अलग फेस ये चेंज कर रहा है हम लोग, और इतना जल्दी जल्दी चेंज कर रहा है कि हम लोग क्या नहीं कर पा रहे हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं इसके बाद क्या होगा या कैसे हो रहा है, या इसका वैक्सीन कैसे बन पाए, इसीलिए इसका वैक्सीन बन नहीं पा रहा है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे ये प्ले करता है, क्योंकि इसका खुद के पास जेनेटिक मटेरियल होते हैं, और खुद का ये प्रोटीन प्रोड्यूस करता रहता है, और ये होस्ट डीएनए के साथ मिलकर, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें करता है। लेकिन यहाँ पे अपना GP120 का जो एंटीजेनिक साइट है, जो बाइंडिंग साइट है, ठीक है, यहाँ पे एक्टिव साइट या हाइपर वेरिएबल रीजन, ये कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है फॉर एवरी डिफरेंट HIV, अलग अलग HIV वायरस का, या अलग अलग टाइम पीरियड पे ये चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से हम वैक्सीन नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद क्या है? डायग्नोसिस। सो डायग्नोसिस में देर आर टू बेसिक मेथड्स, टू बेसिक मेथड्स टू डायग्नोस HIV। वन इज योर ELISA, वन इज योर ELISA, अरे यार, एंड सेकेंड वन इज योर वेस्टर्न ब्लॉट, सेकेंड वन इज योर वेस्टर्न ब्लॉट। क्या होता है नॉर्मली,
इसके अलावा भी हमारे जो प्रैक्टिकल में जब उतरिएगा, ये बुक के लिए हम बता रहे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में उतरिएगा HIV टेस्ट करने के लिए, उस वक्त एक और मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम, जो बहुत पॉपुलर नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे हमारे लेबोरेटरीज है, मैनुअल मेथड, उसमें ये मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ट्राई डॉट मेथड सस्ता होता है और जल्दी रिजल्ट देता है। ठीक है, जल्दी रिजल्ट देता है, इसको हम कहते हैं ट्राई डॉट मेथड। लेकिन ये ट्राई डॉट मेथड क्या नहीं है, ट्रस्टेड नहीं है। ये दोनों ट्रस्टेड है, लेकिन ये ट्रस्टेड नहीं है। ठीक है, क्या होता है ट्राई डॉट मेथड वो हम बताएंगे। एलिसा वेस्टर्न ब्लॉट आप लोग खुद पढ़िएगा, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, यहाँ पे पढ़ने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एलिसा का फुल फॉर्म हम बता देते हैं। एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड, थोड़ा सा बेसिक प्रोसेस हम बता देंगे इसका कैसा होता है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट assay. This is the full form of ELISA. This is the full form of ELISA, enzyme linked immunosorbent assay. ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट क्या है, ये एक ब्लॉटिंग टेक्निक है। ये क्या है, ये एक ब्लॉटिंग टेक्निक है, बायोटेक्नोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, ब्लॉटिंग टेक्निक आपके सदाब सर दिल्ली से जो क्लास कर रहे हैं यहाँ पे, हम बताएंगे, हम वो सब बताएंगे। ठीक है, आप सदाब से जो क्लास कर रहे हो उसमें ब्लॉटिंग टेक्निक आपको बताए होंगे। ठीक है, दिल्ली से, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी चल रहा है, शायद ये खत्म हो चुका है, तो ब्लॉटिंग टेक्निक बताए होंगे। तो ब्लॉटिंग टेक्निक का एक ब्लॉटिंग टेक्निक है वेस्टर्न ब्लॉट। ठीक है, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल होता है, हम आपको बताएंगे। एक मिनट, अभी हम देख लेते हैं चैट बॉक्स में कुछ आया है। क्या आया भाई, आज आप खुल जाए यार, क्यों अटक रहे हो। सर इसमें टेस्ट प्लाज्मा और सीरम को यूज करके होता है ना, एंटीजन फर्टिलाइज करके, शायद हम बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। देखो क्या होता है कि ये एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है और ये भी एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है। सीरोलॉजिकल टेस्ट और ये भी एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है। ठीक है, सीरोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, ये सब क्या है, सीरोलॉजिकल टेस्ट, सीरोलॉजिकल टेस्ट। What is serological test? To understand this, you have to understand what is serology, and to understand what is serology, you need to know what is serum. ठीक है, you need to know what is serum. Now, the question arises कि सीरम है क्या, है ना। क्वेश्चन आपको तो पता ही है कि क्या है क्वेश्चन, सीरम क्या है। और सीरम सबको पता है कि होता क्या है ना, सीरम सबको पता है कि होता क्या है। ये जो हमारा, ये ब्लड जो हम लोग देंगे, ठीक है, दूसरे पेन से बनाते हैं। या ब्रेड कहाँ गया भाई, यहाँ पे। ओके, देखो क्या होता है कि जब हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं और टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, ब्लड भरते हैं। ठीक है, ब्लड, अगर ब्लड भरते हैं और उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, क्लॉट करते हैं। क्या करते हैं, क्लॉट करते हैं। ठीक है, क्लॉट करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसीजर होगा हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। जब सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, यू नो व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन, राइट। आप लोगों को पता होगा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, क्योंकि आपने ये सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा होगा, और उस चैप्टर में आप लोग को प्रतीक सर बताए होंगे सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। सेल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, सेल चैप्टर में भी है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। हमारे सेल के अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ब्लड हमने कलेक्ट किया टेस्ट ट्यूब में, उसको हमने सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट सेपरेट हो चुके हैं। ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है, ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया ब्लड सेल्स, सारे ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, आरबीसीज, है ना, प्लेटलेट्स, आरबीसीज, सारे सेल्स यहाँ पे आ गए, ब्लड सेल्स।
और इसके नीचे सेल डेब्रिस भी होता है, सेल टूटा हुआ सेल। इसके ऊपर क्या रहेगा, इसके ऊपर रहेगा आपका ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, ट्रांसपेरेंट येलोइश फ्लूइड, पेल येलो फ्लूइड, यहाँ पे पेल येलो, ट्रांसपेरेंट पेल येलोइश फ्लूइड, और इसको हम कहेंगे सीरम। इसको हम क्या कहेंगे, सीरम। इसमें क्या होता है, वो सब कुछ होता है जो प्लाज्मा में होना चाहिए एक्सेप्ट ब्लड सेल्स, एक्सेप्ट ब्लड सेल्स। इसमें सब कुछ होता है जो एक प्लाज्मा में होना चाहिए एक्सेप्ट ब्लड सेल्स, ठीक है। इसमें एंटीबॉडीज होंगे, इसमें प्रोटीन्स होंगे, इसमें शुगर होगा, इसमें एंजाइम्स होंगे, इसमें हॉर्मोन्स होंगे, सब कुछ होगा, एवरीथिंग विल बी प्रेजेंट एक्सेप्ट ब्लड सेल्स, ठीक है। चाहे वो प्लेटलेट हो, आरबीसी हो, कुछ भी हो, ब्लड सेल्स के अलावा बाकी सब कुछ इसमें प्रेजेंट होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सीरम, ठीक है। तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि सीरम क्या होता है, ठीक है, हमने अंडरस्टैंड कर लिया सीरम क्या होता है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेखिका ने एकदम सही बोला कि हमारे ब्लड सेल्स नहीं होते, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है कि डब्ल्यूबीसी से सब नीचे फिक्स हो जाते हैं और ये एक येलो फ्लूइड ऊपर फ्लोट करने लगता है, उसको सीरम कहते हैं। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, वेरी गुड, सही बात है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये अब क्या होने नहीं होता है, ये क्लॉट नहीं होता है, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर सारा नीचे आ जाता है, तो ये क्लॉट नहीं होता है, इसमें कोई क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है। लेकिन ये जो हमारा सीरम है, यही मैक्सिमम टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा बताए थे, ओके ओके ठीक है। तो ये जो हमारा सीरम है, इस सीरम को क्या करते हैं, इस सीरम से जितने भी टेस्ट होते हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं, उस सारे टेस्ट को हम सीरोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरोलॉजिकल। एंड द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस और ब्रांच ऑफ लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस which deals with the test, which deals with the serological investigation, serological test investigation is called serology. The branch, serology is a branch, ठीक है, जिसमें हम सीरम के बारे में पढ़ते हैं और उससे इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होता है उसको हम बताते हैं, ठीक है। तो सीरोलॉजी क्या है, serology is a branch of biology which deals with the study of serum and its investigations, ठीक है। So serology is the branch of biology which deals with the study of serum and their investigations, ठीक है, and their investigations. So ये सीरोलॉजिकल टेस्ट है, समझ में आया। तो जितना भी टेस्ट है सब में क्या इस्तेमाल किया जाता है, सीरम का इस्तेमाल होता है, सीरम सैंपल का इस्तेमाल होता है। क्लियर है, किसी कोई दिक्कत नहीं है, ऑलराइट। तो ये एलिसा में क्या होता है, हमारे पास मशीन होती है, एलिसा का मशीन होता है, लेकिन मशीन ऑटोमेटिक होता है, हम उसको नहीं देखेंगे। इस एलिसा में, एलिसा का एक ट्यूब आता है, एलिसा का इस तरह से एक ट्यूब आता है, और इस ट्यूब में क्या होते हैं, इस ट्यूब में ऐसे वयाल होते हैं, ऐसे गैप्स होते हैं, जिसमें छोटा छोटा गड्ढे होते हैं, है ना, छोटे छोटे क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं। सीरोलॉजी टेस्ट, जैसे मान लीजिए कि जो भी किसी भी चीज को रन करना हो, एस्पिरेशन ब्लॉटिंग टेक्निक करना हो, तो ब्लॉटिंग में ज्यादातर सीरम का इस्तेमाल किया जाता है, या डायरेक्ट ब्लड प्लाज्मा का भी इस्तेमाल होता है। हमारे जितने भी बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट होता है, शुगर टेस्ट होता है, आपको बिलिरुबिन टेस्ट होता है, आपको कोलेस्ट्रॉल टेस्ट होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, जितने भी टेस्ट होते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट में आप यूरिया क्रिएटिनिन टेस्ट करते हो, लिवर फंक्शन टेस्ट में एसजीओटी, एसजीपीटी, सारे एंजाइम टेस्ट होते हैं। एसजीओटी एंजाइम है, एसजीपीटी भी, ठीक है। एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलिरुबिन, टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ये सब चेक करते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो, बायोकेमिस्ट्री में ग्लूकोज शुगर का टेस्ट करते हो, प्रोटीन का टेस्ट करते हो, उसके बाद क्या करते हो, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो जितने भी बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड टेस्ट होता है उस सब में सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल वाइडल टेस्ट, ठीक है, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें वाइडल टेस्ट है। वाइडल किसके लिए होता है, टाइफॉइड के लिए होता है, राइट। वाइडल किसके लिए होता है, टाइफॉइड के लिए होता है, वाइडल टेस्ट है। उसके बाद HBsAg है, ठीक है, HBsAg नहीं, वाइडल टेस्ट हो गया। उसके बाद यस, डेंगू टेस्ट है, डेंगू का, ठीक है, डेंगू टेस्ट IgA, ठीक है, डेंगू टेस्ट है। उसके बाद और भी कई सारे टेस्ट होते हैं जिसमें सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। और होल ब्लड का इस्तेमाल किया जाता है ब्लड काउंट करते वक्त। जो ब्लड काउंट होते हैं
उसके लिए हम होल ब्लड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं उसको, या हम उसका एक जो ओरिजिनल टर्म है उसको कहते हैं कंप्लीट हिमोग्राम। तो उसको उसमें हम क्या करते हैं, ब्लड ब्लड प्लाज्मा यानी पूरे होल ब्लड का इस्तेमाल करते हैं। सीवी टेस्ट, सीवी टेस्ट क्या होता है? हम इसलिए सीरम का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली क्योंकि सीरम में वो सब कुछ मिलता है हमें जो हमें चाहिए उस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए, एंटीबॉडी एंटीजन का इंटरेक्शन, प्रोटीन का इंटरेक्शन, तो ये सारे इंटरेक्शन बेस्ड टेस्ट हैं सारे जितने भी है, ठीक है। और उसके बाद ग्लूकोज, जैसे हम ग्लूकोज टेस्ट करेंगे तो ग्लूकोज का लेवल, ये सब कुछ सीरम में मिल जाता है। अगर हम ब्लड सेल्स उसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेगा टेस्ट के रिजल्ट्स में, इन्वेस्टिगेशन के बीच में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होगा। सीबीसी, हाँ सीबीसी, वही तो बोले कि सीबी टेस्ट नहीं होता, तो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेगा, उस डिस्टर्बेंसेस को ना क्रिएट करे इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सीरम का इस्तेमाल करते हैं, ताकि सीरम में तो सब कुछ आ जाता है ना, सीरम में सब है, तो सीरम से मोस्ट ऑफ द टेस्ट होते हैं। और सीबीसी क्या होता है, होल कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें क्या होते हैं, इसमें आपको आरबीसी का काउंट कितना है, डब्ल्यूबीसी का काउंट कितना है, डब्ल्यूबीसी में अलग अलग डब्ल्यूबीसी है तो अलग अलग डब्ल्यूबीसी का काउंट कितना है, एमसी एमसीबी कितना है, एमसीएच कितना है, एमसीएच एमसीएचसी कितना है, उसके बाद ये सब एच हीमोग्लोबिन कितना है, ये सब इसमें टेस्ट हो जाता है। तो कंप्लीट ब्लड काउंट में ये सब, स्पेसिफिक ग्रेविटी ब्लड का कितना है, ब्लड का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, ब्लड का पीएच क्या है, ये सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लड का पूरा ब्यौरा कि कितना कितना क्या कौन कौन सा कितना कितना है, ये सब इसमें आ जाएगा, प्लेटलेट कितना है, सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट या फिर कंप्लीट हीमोग्राम, हीमोग्राम यानी ब्लड काउंट को ही हम कहते हैं हीमोग्राम, कंप्लीट हीमोग्राम, ठीक है, समझ में आया। और इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of blood count etc is called hematology, इसको हम कहते हैं हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of blood and blood counts, ठीक है, क्लियर है, मजा आ गया पढ़ के। चलो आज के लिए इतना ही रोक खत्म करते हैं, इसके आगे हम लोग टेस्ट कैसे कैसे होता है हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है, कैसे कैसे टेस्ट होता है, उसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे और मलेरिया में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। हाँ हीमोग्लोबिन के वजह, हीमोलॉजी नहीं हेमेटोलॉजी, ठीक है, हेमेटोक्रिट, ठीक है हेमेटोलॉजी। चलिए तो अगले क्लास में हम लोग देखते हैं, ठीक है, बाकी टेस्ट का नाम वगैरह। चलो बाकी टेस्ट कैसे होते हैं, जैसे एलिसा का इस तरह से होते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट कैसे होते हैं, ट्राइडॉट कैसे होते हैं, तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और हाँ एक मिनट, कहीं जाना नहीं है अभी, रुक जाइए। आपको क्या करना है, पता है क्या करना है अभी? हाँ नहीं, सब तो निकल गए, सब भाग गए, खैर छोड़ो, जो बचे हुए हैं उनमें से सबको मुझे पता है कि सबको समझ में आ गया होगा। एनीवे समझ में आ गया तो टिक कर दो, नहीं आया तो चैट बॉक्स में डाल दो, ठीक है। हम निकलते हैं यहाँ से, बाय बाय, सी यू। सबसे पहले जाती है अरुणिशा और प्रियांशु जाते हैं, हाँ लेकिन आज तो नहीं गए। जिंदगी